बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज का हमारा जो एक्सरसाइज है वो है एक्सरसाइज चैप्टर नंबर 7। एक्सरसाइज है चैप्टर नंबर 7 ऑसिलेशन का, पेज नंबर 244। पेज नंबर 244, MCQs नंबर 1। अच्छा, आप लोग बुक को उठाएं, बुक को देखें और बुक को जो है पहले क्वेश्चंस को पढ़ लिया करें तो आपको इंशाल्लाह ज़्यादा समझ आएगी। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, ट्यूनिंग 4 का फॉर रेडियो सेट इज एन एग्जांपल ऑफ ट्यूनिंग ऑफ रेडियो सेट। रेडियो सेट के जो ट्यूनिंग हम करते हैं ना, फ्रीक्वेंसी सेट करते हैं, तो फ्रीक्वेंसी सेट करते हैं तो उसको हम कहते हैं इलेक्ट्रिकल रेजोनेंस। तो क्वेश्चन नंबर 1 में आएगा ऑप्शन नंबर सी, तो वो होता है इलेक्ट्रिकल रेजोनेंस। अच्छा, पानी वगैरह में जो रेजोनेंस होता है वो मैकेनिकल रेजोनेंस होता है। स्कल में जो न्यूरॉन में जो रेजोनेंस होता है वो मैग्नेटिक रेजोनेंस होता है। रेडियो में जो होता है वो इलेक्ट्रिकल रेजोनेंस होता है। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 2, द हीटिंग एंड कुकिंग ऑफ food evenly by microwave oven is an example of resonance। क्वेश्चन नंबर 2 में भी आएगा ऑप्शन नंबर बी, रेजोनेंस। ये जो माइक्रोवेव ओवन है ना, इसमें हीटिंग नहीं होता, इसमें हीटिंग होता है बाय रेजोनेंस, हीटिंग होता है बाय रेजोनेंस। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 3 कह रहे हैं कि the time period of the same pendulum at Karachi and Murray is related as। तो टाइम पीरियड ऑफ कराची एंड मरी, उनका आपस में क्या रिलेशन है? तो आपको तो पता है कि जो कराची है वो सी लेवल है, कराची में समंदर है ना, तो इसको हमने सी लेवल किया। और मरी जो है वो पहाड़ों में है, मरी जो है ये पहाड़ों में मतलब हाइट पर है। तो इसका ही मतलब हुआ कि अगर हम इसको सेंटर ऑफ अर्थ सपोज करें, दिस इज सेंटर ऑफ अर्थ, तो ये मरी है और ये कराची है। तो अगर आप देख लें, सेंटर ऑफ अर्थ से मरी का जो रेडियस है वो कम है और सेंटर ऑफ अर्थ से कराची का जो रेडियस है वो ज्यादा है। सेंटर ऑफ अर्थ से मरी का रेडियस कम है, सेंटर ऑफ अर्थ से कराची का रेडियस ज्यादा है। और हमें तो पता है कि G बराबर है Gm/r², इसके बराबर है। तो R और G इनवर्स रिलेशन है। तो अगर R और G आपस में इनवर्स रिलेशन है तो मरी का R कम है, रेडियस कम है, तो G ज्यादा, और कराची का सेंटर से रेडियस ज्यादा, तो इसका मतलब है G कम। तो G किधर कम है? G कम है एट कराची, G कम है एट मरी और G ज्यादा है एट मरी। कराची में G कम, मरी में G ज्यादा। और आपको तो पता है कि पेंडुलम का टाइम पीरियड जो है वो लेंथ के साथ डायरेक्टली है और G के साथ इनवर्सली है। तो किधर G कम है? कराची का G कम है। कराची का G क्यों कम है? आपको पता है, कराची का हाइट ज्यादा है। अस्तगफुरुल्लाह, उल्टा लिख दिया। ये कराची है सी लेवल पर, ये कराची है सी लेवल पर, और ये हाइट पर मरी है M, ये हाइट पर मरी है M। तो कराची सी लेवल पर, इसका रेडियस कम, G ज्यादा, और मरी हाइट पर है। जब ये हाइट पर है तो रेडियस ज्यादा, G कम, तो मरी का G कम है। अगर मरी का G कम है तो मरी का टाइम पीरियड ज्यादा। अगर कराची को देखिए सेंटर ऑफ अर्थ से करीब है ना, तो रेडियस कम तो G ज्यादा, और जब G ज्यादा तो टाइम पीरियड कम। इसका मतलब है कि मरी का टाइम पीरियड ज्यादा होगा कराची के टाइम पीरियड से। तो इसमें आ जाएगा ऑप्शन नंबर किसका टाइम पीरियड ज्यादा होगा? मरी में G कम है ना, मरी में G कम है तो टाइम पीरियड ज्यादा होगा कराची के टाइम पीरियड से। तो इसमें आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर, मरी का टाइम पीरियड ज्यादा होगा कराची के टाइम पीरियड से। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 4। In isolated system, the total energy of the alternating system and spring is constant। टोटल एनर्जी तो हमेशा कांस्टेंट होती है, ये तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी है।
कि एनर्जी इज ऑलवेज रिमेन्स कंजर्व। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 में क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 5 में कह रहे हैं कि while deriving the equation of simple time period of simple pendulum which quantity should be kept small। तो याद रखिए, एक हमारे पास है थीटा, थीटा should be kept small, और एक हमारे पास है एम्पलीट्यूड should be kept small। अगर ये दोनों स्मॉल रखेंगे तो फिर वो मोशन जो है ये सिंपल हार्मोनिक मोशन होगा, अदरवाइज नहीं होगा। तो सिंपल हार्मोनिक मोशन बनाने के लिए थीटा स्मॉल या एम्पलीट्यूड स्मॉल। अब ऑप्शन में अगर ये दोनों हो तो बोथ आर करेक्ट। तो ऑप्शन में एम्पलीट्यूड है तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन बी इज करेक्ट। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 में कह रहे हैं कि इफ द पीरियड ऑफ ऑसिलेशन ऑफ मास स्प्रिंग सिस्टम is suspended from a spring is 2 seconds, then the time period of mass 4m will be। अच्छा, तो ये सुन, ये कह रहा है कि टाइम पीरियड हमारे पास है 2 सेकंड। अगर हम मास को 4m कर दें, मास को क्या कर दें 4m, तो फिर टाइम पीरियड कितना होगा? तो आसान सा क्वेश्चन है। टाइम पीरियड का फार्मूला है 2 पाई m बाय k अंडर रूट। तो मास की जगह पुट कर दो 4m, मास की जगह क्या पुट कर दो 4m, तो ये टाइम पीरियड हुआ न्यू टाइम पीरियड। तो 4 को बाहर निकालो तो ये आ जाएगा 2। जब 4 बाहर आएगा तो ये हो जाएगा 2। हाँ, 4 अंडर रूट से बाहर आया तो ये 2 बन गया। और ये वाला पुराना टाइम पीरियड, पुराना टाइम पीरियड, ये 2 पाई m बाय k पुराना टाइम पीरियड है। तो न्यू टाइम पीरियड इज डबल ऑफ पुराना। तो पुराना टाइम पीरियड गिवन है, कितना है? पुराना टाइम पीरियड है 2 सेकंड, तो न्यू टाइम पीरियड होगा 4 सेकंड इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन डी इज द करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहे हैं द टाइम पीरियड ऑफ अ सिंपल पेंडुलम इज 2 सेकंड, इट्स लेंथ इज इंक्रीज बाय 4 टाइम। ये तो वही क्वेश्चन है, कह रहे कि टाइम पीरियड जो है ये 2 सेकंड है, अगर हम लेंथ को इंक्रीज करें बाय 4 टाइम्स, सो व्हाट इज द न्यू टाइम पीरियड? तो न्यू टाइम पीरियड क्या होगा? तो सेम क्वेश्चन है, लेकिन यहाँ पर पेंडुलम है, तो पेंडुलम का टाइम पीरियड गिवन है 2 पाई l ओवर g अंडर रूट। दिस इज द टाइम पीरियड ऑफ पेंडुलम। अब वो कह रहा है कि लेंथ को हमने क्या किया, लेंथ को हमने किया 4l, यानी लेंथ को हमने 4 टाइम्स ज्यादा किया। अच्छा, तो अब इस तरह करें कि ये जो 4 है ना इसको अंडर रूट से बाहर करें। ये 4 आपको नजर आ रहा है, ये 4 को अंडर रूट से बाहर करें तो ये हो जाएगा t इज इक्वल टू 2। तो ये अंडर रूट से बाहर निकल आया तो ये हुआ 2। अच्छा, क्योंकि 4 है ना, 4 अंडर रूट से बाहर आएगा तो 2 हो जाएगा। और ये वाला जो है, ये वाला पुराना टाइम पीरियड, हाँ पुराना टाइम पीरियड था t इज इक्वल टू 2 पाई l ओवर g। तो न्यू टाइम पीरियड इज डबल ऑफ पुराना, तो पुराना टाइम पीरियड है 2 सेकंड, तो न्यू टाइम पीरियड होगा 4 सेकंड इज द करेक्ट ऑप्शन। तो इसमें आ जाएगा ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट ऑप्शन। ऑप्शन डी इज करेक्ट। ओके, तो अब इसमें आ रहा है ऑप्शन डी इज द करेक्ट ऑप्शन। अब इसमें आ रहा है क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 आप लोग पढ़ें, वो क्या कह रहे हैं? क्वेश्चन नंबर 8 कह रहे हैं कि to make the frequency double of mass spring system, तो what about the mass? क्वेश्चन नंबर 8 में कह रहे हैं कि अगर हम फ्रीक्वेंसी को क्या करें 2f, तो what about the mass? Mass will be how much, increase or decrease? अच्छा, तो फ्रीक्वेंसी ऑफ मास स्प्रिंग सिस्टम का फार्मूला है 1/2 पाई k by m अंडर रूट। अच्छा, टाइम पीरियड है m by k, फ्रीक्वेंसी है k by m। अच्छा, टेकिंग स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, यह जगह f स्क्वायर इज इक्वल टू 4 पाई स्क्वायर k by m अंडर रूट खत्म। स्क्वायरिंग करेंगे बोथ साइड तो अंडर रूट खत्म। तो m को इस तरफ शिफ्ट करें, फ्रीक्वेंसी को इस तरफ, तो यह जाएगा m इज इक्वल टू k डिवाइड बाय 4 पाई स्क्वायर f स्क्वायर। दिस इज द इक्वेशन फॉर द मास। ये ओरिजिनल मास है, यानी पुराना मास है। अच्छा, अब वो कह रहे हैं कि फ्रीक्वेंसी को क्या करो, अब वो कह रहे हैं कि फ्रीक्वेंसी को डबल पुट करो। तो यहाँ पर फ्रीक्वेंसी को पुट कर दो 2f, फ्रीक्वेंसी को क्या पुट किया 2f, तो ये आ जाएगा, तो 2f का स्क्वायर आ जाएगा
2f का स्क्वायर आ जाएगा 4f स्क्वायर, 2f का स्क्वायर आ जाएगा 4f स्क्वायर। अच्छा, तो 4 को बाहर निकाल दो तो ये आ जाएगा, 4 को इधर से, ये नीचे 4 है ना, 2f से 4f स्क्वायर हुआ, 2f होल स्क्वायर से 4f स्क्वायर हुआ, तो 4 को बाहर निकाल दो तो ये हो जाएगा 1/4। अंदर क्या बचा, अंदर बचा k डिवाइड बाय 4 पाई स्क्वायर f स्क्वायर। ये बाकी एज इट इज, सिर्फ 4 को बाहर निकाला, बाकी एज इट इज। अच्छा, ये किसके बराबर है, ये बराबर है पुराना मास, तो न्यू मास इज 1/4 टू द ओल्ड मास। तो इसमें है ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट ऑप्शन, ऑप्शन ए इज करेक्ट। ओके, क्वेश्चन नंबर 9 में कह रहे हैं the restoring force of simple harmonic motion is maximum when the particle is, तो ये हमारे पास है हुक्स लॉ कि फोर्स और डिस्प्लेसमेंट आपस में क्या है, डायरेक्टली। जब फोर्स मैक्सिमम होगा तो डिस्प्लेसमेंट भी मैक्सिमम, जिसमें क्या फोर्स मैक्सिमम है तो इसका मतलब है डिस्प्लेसमेंट भी मैक्सिमम। ऑप्शन ए इज करेक्ट ऑप्शन। एमसीक्यूज नंबर 10, एमसीक्यूज नंबर 10 है स्प्रिंग्स का, स्प्रिंग इन सीरीज। अच्छा, स्प्रिंग इन सीरीज, आप क्वेश्चन को पढ़ लें पहले से ताकि आपको आइडिया हो जाए कि किस तरह का क्वेश्चन है। तो अच्छा, ये कह रहे हैं two springs of spring constant K1 and K2 are joined in series. The effective spring constant of the combination will be, तो ये है MCQ नंबर 10। ये कह रहे हैं कि एक स्प्रिंग है K1, दूसरा स्प्रिंग है K2, दोनों को हमने ज्वाइन किया सीरीज में, तो इनका इफेक्टिव स्प्रिंग कांस्टेंट क्या होगा। तो ये सही, ये मेरे पास हुआ K1, ये क्या हुआ K1, और इसके साथ कनेक्ट किया K2, ये K2। अच्छा, एक K1 है, दूसरा K2। अब हमने इस तरह किया कि मैंने इन दोनों पर फोर्स लगाया, तो इन दोनों पर जब फोर्स लगाया तो दोनों पर फोर्स सेम लगाया, क्योंकि जब जो फोर्स लगा रहा हूँ ये दोनों पर सेम फोर्स लगा रहा हूँ, तो जब मैं दोनों पर फोर्स लगा रहा हूँ तो दोनों में एक्सटेंशन प्रोड्यूस होगा। दोनों में क्या प्रोड्यूस होगा, एक्सटेंशन। इसमें प्रोड्यूस होगा x1 एक्सटेंशन, इसमें प्रोड्यूस होगा x2, तो दोनों का टोटल एक्सटेंशन होगा x = x1 + x2। सो दिस इज द टोटल एक्सटेंशन इन दिस टू स्प्रिंग। ओके, और x फ्रॉम द हुक्स लॉ बराबर है F/K, x1 बराबर है F1/K1, x2 बराबर है F2/K2, लेकिन F1 F2 नहीं कहूँगा क्योंकि दोनों पर फोर्स सेम है, तो इसलिए F1 F2 नहीं कहूँगा। तो ऊपर से फोर्स को क्या करें, कॉमन, तो फोर्स को कॉमन किया तो यह आ जाएगा 1/K1 + 1/K2, तो फोर्स कैंसल, तो ये बच गया 1/K = 1/K1 + 1/K2। अब इसके एलसीएम लें तो एलसीएम आ जाएगा क्या, K1 × K2, ऊपर आ जाएगा K1 + K2। इक्वेशन को उल्टा करें तो K बराबर हो जाएगा K1 K2 / K1 + K2। दिस इज द required effective spring constant, that is option C is the correct option। तो ये हमारे पास हुआ ऑप्शन नंबर C is the correct option। अच्छा, इसके बाद करते हैं न्यूमेरिकल्स। अच्छा, अब आ जाते हैं न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स की तरफ। ऑन पेज नंबर 246 न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स या न्यूमेरिकल क्वेश्चंस। न्यूमेरिकल क्वेश्चन नंबर 1, a force of 0.4 Newton is applied, force है 0.4 Newton, is displaced a body to a spring of 0.1 meter, then calculate the spring constant। तो कैलकुलेट करना है स्प्रिंग कांस्टेंट, तो K बराबर है F/x, F की वैल्यू है 0.4 और ये है 0.1, यह आ जाएगा 4 न्यूटन पर मीटर। दैट इज द करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि सिंपल a pendulum keeps perfect time at a location where the acceleration due to gravity is 9.8,
तो ये कह रहे हैं कि 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर पर टाइम पीरियड परफेक्ट टाइमिंग, टाइम पीरियड का जो है वो क्या है, परफेक्ट टाइमिंग। When the clock is moved to a higher altitude, हम इसको हायर एल्टीट्यूड पर ले जाएंगे, it loses 80 सेकंड पर डे, find the value of g at the new location। अच्छा, तो कह रहे हैं कि find the new value of g at that location। तो ये कह रहे हैं कि ये टाइम लूज कर रहा है 80 सेकंड पर डे, डे का नाम सुने डे। आपको तो पता है कि वन डे में 24 आवर्स होती हैं, आपको तो पता है ना। तो 24 आवर्स में ये 80 सेकंड पर डे जो है वन डे में, यानी 24 आवर में, वन डे में क्या होता है, वन डे में 24 आवर्स होती हैं, आपको पता है। तो 24 आवर्स में ये 80 सेकंड जो है ये लूज कर रहा है, मतलब कम हो रहा है, 80 सेकंड कम हो रहा है, लूज कर रहा है ये टाइम। क्यों कम हो रहा है, आपको तो पता है कि जब हायर एल्टीट्यूड पर जाएंगे तो हाइट ज्यादा होगा तो जी की वैल्यू कम होगी, जी की वैल्यू कम होगी तो इसका ये मतलब है कि टाइम पीरियड इंक्रीज होगा, टाइम पीरियड क्या होगा, इंक्रीज होगा, बिल्कुल। अच्छा, तो अब सुने, अब इसका क्या मतलब हुआ कि टाइम पीरियड इंक्रीज होगा, टाइम ज्यादा लेगा, टाइम क्या लेगा, ज्यादा लेगा, क्योंकि जब क्लॉक स्लो रन करेगा, जब क्लॉक स्लो जाएगा, तो जब क्लॉक स्लो होगा तो टाइम तो ज्यादा होगा, बिल्कुल। तो टाइम क्या होगा, वो ज्यादा होगा। इस पर थोड़ा सा गौर कर ली इस बात पर। तो वन डे में 80 सेकंड जो है वो लूज कर रहा है, 80 सेकंड टाइम लूज कर रहा है। तो वन डे में आपको पता है कि कितने वो होते हैं, वन डे में होते हैं 24 मल्टीप्लाइड बाय 3600 सेकंड्स होते हैं। तो वन सेकंड में कितना वो लूज करेगा, तो यह आ जाएगा 80 बाय 24 मल्टीप्लाइड बाय 3600 सेकंड्स। तो वन सेकंड में कितना लूज करेगा, तो वन सेकंड में लूज करेगा ये आ जाएगा 0.000926 सेकंड्स। तो वन सेकंड में इतना टाइम लूज करता है, वन सेकंड में इतना टाइम लूज करता है। अच्छा, अगर वन सेकंड में इतना टाइम लूज कर रहा है तो इसका क्या मतलब हुआ, गौर से सुने, इसका क्या मतलब हुआ, इसका ये मतलब हुआ कि वन सेकंड में इतना टाइम लूज कर रहा है, मतलब इतना टाइम में चेंज आ रहा है, मतलब इतने टाइम में एरर आ रहा है। गौर से सुने इस बात को, क्योंकि जब हम हाइट पर जाएंगे एल्टीट्यूड पर, तो एल्टीट्यूड पर हाइट ज्यादा होगा तो जी की वैल्यू कम होगी, जी की वैल्यू कम होगी, टाइम पीरियड ज्यादा होगा। तो अब इस लूज का क्या मतलब है, इस लूज का मतलब इसमें इतना चेंज आ रहा है, इसमें इतना एरर आ रहा है। अच्छा, तो इसका ये मतलब हुआ कि न्यू टाइम पीरियड कितना होगा, तो न्यू टाइम पीरियड होगा 1 + 0.00926 सेकंड्स। तो इसका ये मतलब है कि न्यू टाइम पीरियड कितना इंक्रीज हुआ, न्यू टाइम पीरियड इंक्रीज हुआ 1.00926 सेकंड्स, क्योंकि इतना चेंज आ रहा है वन सेकंड में इतना एरर आ रहा है, इतना चेंज आ रहा है, इतना टाइम गलत हो रहा है। तो इसका ये मतलब है कि इतनी जो है वो टाइम गलत हो रहा है, तो इसमें इसका न्यू टाइम जो है वो इतना इंक्रीज होगा। अच्छा, तो अब अगर न्यू टाइम पीरियड मालूम हुआ तो अब सुने, पुराना टाइम पीरियड की इक्वेशन क्या है, 2πL/g√। ये हमारे पास वो इक्वेशन नंबर 1। न्यू टाइम पीरियड की इक्वेशन आ गया 2πL/g√। ये हुआ न्यू टाइम पीरियड की इक्वेशन। अब इस तरह करें कि डिवाइड इक्वेशन नंबर 2 बाय इक्वेशन नंबर 1। तो यह आ जाएगा T2/T = यह आ जाएगा 2πL/g' डिवाइड बाय 2πL/g। अच्छा, तो 2π कैंसल्ड, तो इधर ये L कैंसल्ड, तो ये आ जाएगा T'/T = g/g'। ये आ जाएगा, यानी दोनों को एक अंडर रूट में लिख लो तो L कैंसिल हो जाएगा। तो टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड से क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा T' स्क्वायर डिवाइड बाय T स्क्वायर = g/g' स्क्वायर।
ना स्क्वायर ना, इसका अंडर रूट खत्म हो जाएगा स्क्वायर से। तो इसको इधर और इसको इधर शिफ्ट करें, दिया जाएगा जी प्राइम इज इक्वल टू जी इंटू टी स्क्वायर डिवाइड बाय टी प्राइम स्क्वायर। ये इसको उस तरफ शिफ्ट करें ना, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करें, इसको इधर इसको इधर। अच्छा तो पुराना जी कितना है 9.8, पुराना टाइम कितना था 1 सेकंड, 1 सेकंड में चेंज आ रहा था। न्यू टाइम कितना है 1.000926 होल स्क्वायर। तो इधर से आ जाएगा न्यू जी की वैल्यू आ जाएगी 9.78 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। दैट इज द न्यू जी at that location, अच्छा तो अब आ जाते हैं न्यूमेरिकल नंबर 3 की तरफ। न्यूमेरिकल नंबर 3 है कैलकुलेट द लेंथ ऑफ अ सेकंड पेंडुलम whose time period is 2 seconds। अच्छा तो लेंथ कैलकुलेट करना है जिसका टाइम पीरियड 2 सेकंड हो, उसको कहते हैं सेकंड पेंडुलम। तो सेकंड पेंडुलम का फार्मूला है 2 पाई L/G अंडर रूट। तो टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड, ये आ जाएगा t स्क्वायर इज इक्वल टू 4 स्क्वायर इज इक्वल टू अंडर रूट और स्क्वायर खत्म हो जाएगा। तो g को उस तरफ शिफ्ट करें, 4 पाई को उस तरफ शिफ्ट करें, तो लेंथ बराबर हो जाएगा क्या t स्क्वायर g डिवाइड बाय 4 पाई स्क्वायर। तो t की वैल्यू है यस, g की वैल्यू है यस, पाई की वैल्यू है यस। तो इधर से आ जाएगा लेंथ की वैल्यू आ जाएगी 0.9 मीटर। दैट इज द लेंथ ऑफ द सेकंड पेंडुलम। अच्छा अब आ जाते हैं न्यूमेरिकल नंबर 4 की तरफ। न्यूमेरिकल नंबर 4 कह रहे हैं a body of mass m suspended from a spring with a force constant k vibrates with F1। अच्छा F1 when the length is cut into half, the same body is suspended from the one of the halves, the frequency is F2, find out the ratio of F1 F2। अच्छा वो कह रहे हैं कि हमने न्यू लेंथ को पुरानी लेंथ को हाफ में कट किया तो ये न्यू लेंथ हुआ, तो इसकी फ्रीक्वेंसी हुई F2। अच्छा क्वेश्चन ये है कि ये मेरे पास एक स्प्रिंग है कि क्या है, हाँ स्प्रिंग है, इसकी फ्रीक्वेंसी थी, इसका था x1 स्प्रिंग कांस्टेंट k और इसका फ्रीक्वेंसी था f1। फिर हमने इसको हाफ में कट किया तो इस हाफ पार्ट का ये जो फ्रीक्वेंसी हुई है f2। तो फिर f1 और f2 का रेशियो मालूम करो। तो ये क्वेश्चन है इसका। इंशाल्लाह क्वेश्चन की समझ आ गई। ये ओरिजिनल स्प्रिंग का फ्रीक्वेंसी f1 और जब हमने इसको हाफ में कट किया तो इस हाफ का फ्रीक्वेंसी हुआ f2। तो कह रहे हैं कि f1 और f2 का क्या मालूम करें, f1 और f2 का रेशियो मालूम करना है। तो ये हमारा क्वेश्चन है। तो f1 की इक्वेशन है हमारे पास 1/2 पाई k by m अंडर रूट, दैट इज इक्वेशन नंबर 1। ये हमारे पास है f1। अब आप देखिए f2 को, f2 हमारे पास है 1/2 पाई k by m अंडर रूट। ये f2 का इक्वेशन है, इक्वेशन नंबर 2। अच्छा तो अगर आप देख लें ये जो k है, k का इक्वेशन हमारे पास है यंग मॉडुलस एरिया डिवाइड बाय लेंथ, दैट इज द इक्वेशन फॉर द k बराबर है यंग मॉडुलस एरिया एंड लेंथ। अब वो क्या है कि लेंथ को हमने 2 पार्ट्स में डिवाइड किया यानी हाफ किया तो k चेंज्ड। तो हमने l को l/2 किया तो ये 2 ऊपर चला जाएगा, ये हो जाएगा 2ya डिवाइड बाय l। तो ये 2 को एज इट इज लिख लो और ये वाला हुआ पुराना k, ya by l क्या हुआ पुराना k। तो न्यू k इज डबल, तो इसका k क्या हुआ डबल हुआ। इसका ये मतलब हुआ कि जब स्प्रिंग को हम हाफ में कट करेंगे तो उसका लेंथ हाफ हो जाएगा तो इसका k डबल हो जाएगा। जब इसका k डबल हो जाएगा तो इधर डबल पुट करेंगे। तो f2 में क्या पुट करेंगे, इक्वेशन नंबर 2 आ जाएगा, इक्वेशन नंबर 2। तो f2 इज इक्वल टू 1/2 पाई k की जगह 2k, k की जगह 2k आ जाएगा। तो ये हो जाएगा क्या f2 इज इक्वल टू ये जो 2 है ना 2 k की जगह तो पुट कर दिया 2k इक्वेशन 2 में, तो ये 2 को बाहर निकाल लो तो ये आ जाएगा √2, अंदर क्या बच जाएगा 1/2 पाई
k/m√, तो ये बचेगा। तो ये वाला √2 एज इट इज, और ये वाला पुराना फ्रीक्वेंसी, क्योंकि ये पुराना के है, पुराना के बराबर है पुरानी फ्रीक्वेंसी, तो ये आ जाएगा f1। अब वो कह रहे हैं कि f1 और f2 का रेशियो मालूम करो। जिस तरह करो कि f2 को डिवाइड कर दो और √2 को डिवाइड करो, तो ये आ जाएगा 1 और √2 इज इक्वल टू f1 डिवाइड बाय f2। √2 को भी डिवाइड किया, f2 को भी डिवाइड किया, तो f1 और f2 का रेशियो आ गया 1 ओवर √2 या 0.707। दैट इज द करेक्ट आंसर। तो ये हमारे पास हुआ एक्यूरेट आंसर आ गया न्यूमेरिकल नंबर 4। न्यूमेरिकल नंबर 4 बहुत सारे गाइड्स में नोट्स में गलत है, तो आप इसको फॉलो ना करें। जो मेथड मैंने बताया है इसी मेथड को फॉलो करना है। दैट इज द एक्यूरेट एंड कंसेप्चुअल मेथड। गाइड में गलती क्या हुई है? गाइड में गलती ये हुई है कि वो कह रहे हैं कि k इज इक्वल टू f/x, तो कह रहे कि इसको हाफ में कट करो, तो उन्होंने x को 2 पे डिवाइड किया, तो इसने k कहा कि ये k डबल हुआ, क्योंकि ये 2 ऊपर आएगा तो 2 आ जाएगा, तो ये 2k, तो ये कह रहे हैं कि x हाफ करने से k डबल होगा। ये स्टूपिड बात है, x हाफ होने से k डबल नहीं होता। ये जो k है ये फोर्स और x पे डिपेंड ही नहीं करता। ये जो k है ये फोर्स और x पे डिपेंड नहीं करता, क्योंकि फोर्स और x जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो इसका ये मतलब हुआ कि k जो है k ये फोर्स और x पर डिपेंड नहीं करता, लेकिन फोर्स और x k पर डिपेंड करते हैं। लेकिन फिर ये कंसेप्चुअल बातें ये आपको टॉपिक में समझ आ गया होगा, वैसे इधर समझाने का मकसद नहीं है। अच्छा, अब हम आ जाते हैं न्यूमेरिकल नंबर, ये कौन सा था? ये न्यूमेरिकल नंबर 4 था। अब हम आ जाते हैं न्यूमेरिकल नंबर 5। चलिए बस इसको नहीं मिटाना। न्यूमेरिकल नंबर 5, न्यूमेरिकल नंबर 5 कह रहे हैं कि a mass at the end of the spring describes simple harmonic motion with time period 0.40 seconds. Find out acceleration with the displacement is 0.04 meter. तो कह रहे हैं कि एक्सेलरेशन मालूम करो। तो सिंपल हार्मोनिक मोशन का एक्सेलरेशन है -ω²x, और ओमेगा बराबर है 2π/t² तो ये स्क्वायरिंग से 2π क्या हो जाएगा 4π² डिवाइड बाय t² x। ये बताएं t की वैल्यू है टाइम पीरियड, यस, डिस्प्लेसमेंट है, यस, पुटिंग करते हैं तो एक्सेलरेशन का आंसर आ जाएगा -9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये था न्यूमेरिकल नंबर 5। अब आ जाते हैं न्यूमेरिकल नंबर 6। न्यूमेरिकल नंबर 6 क्या करें कि अ ब्लॉक वेइंग 4 किलोग्राम, मास है इसका 4 किलोग्राम, मास है 4 किलोग्राम। ये मैं बार बार कैमरे के पीछे जा रहा हूँ क्योंकि वो थोड़ी सी गर्मी है, पसीना आ रहा है। खैर गर्मी भी अल्लाह की तरफ से है, तो कहें अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, तो 4 किलोग्राम जो है ये मास है, और कह रहे कि डिस्प्लेसमेंट है 0.16 मीटर फ्रॉम इट्स अनस्ट्रेच्ड पोजीशन। अच्छा, ये डिस्प्लेसमेंट है फ्रॉम द अनस्ट्रेच्ड पोजीशन। द ब्लॉक इज रिमूव्ड एंड अ 0.5, वो दूसरा मास रिमूव करो, पहला वाला मास रिमूव करो, दूसरा मास लगाओ, कितना 0.5 किलोग्राम मास लगाओ, एंड हंग फ्रॉम द सेम स्प्रिंग। सेम स्प्रिंग का मतलब है कि के दोनों का सेम है, के दोनों का सेम है, सेम स्प्रिंग है। इफ द स्प्रिंग इज नॉट स्ट्रेच्ड देन रिलीज, व्हाट इज द टाइम पीरियड? तो न्यू टाइम पीरियड मालूम करे, तो न्यू टाइम पीरियड मालूम करे। अच्छा, तो न्यू टाइम पीरियड का फार्मूला क्या है? न्यू टाइम पीरियड का फार्मूला है
2 pi m2 by k, इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन नंबर 1, m2 न्यू टाइम पीरियड का क्या इक्वेशन होगा, 2 pi अंडर रूट m2 by k। तो ये बताओ m2 है, यस 0.50, k है, नो, पहले k मालूम करेंगे और इधर पुटिंग करेंगे, आंसर आ जाएगा। तो k मालूम करेंगे फ्रॉम हुक्स लॉ का इक्वेशन है f इक्वल टू kx, f इक्वल टू kx। तो f की जगह पुट कर दें mg, तो इधर से k मालूम करें शायद, तो ये x को डिवाइड कर दो तो k बराबर हो जाएगा mg डिवाइड बाय x। ये बताओ पहला वाला मास है, पहला वाला मास है, यस, पहला वाला मास है, पहला वाला x है, यस, तो पहला वाला मास भी है, इधर देखिए सब, पहला वाला मास भी है, पहला वाला x भी है। तो अगर पहला वाला x भी है, पहला वाला मास भी है और g भी है, तो k मालूम हुआ। जब k मालूम हुआ तो k की वैल्यू इक्वेशन नंबर 1 में पुट करें, k की वैल्यू इक्वेशन नंबर 1 में पुट करें तो टाइम पीरियड भी आ जाएगा। तो इधर पहला वाला मास और पहला वाला डिस्प्लेसमेंट पुट करें जो गिवन है, तो k आ जाएगा, और k तो सेम है दोनों में, जब k सेम है तो इधर k पुट करें, जब k पुट करें तो m2 तो ऑलरेडी गिवन है, तो टाइम पीरियड आ जाएगा। आसान सा क्वेश्चन है। ये था क्वेश्चन नंबर 6। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहे हैं, व्हाट शुड बी द लेंथ ऑफ द पेंडुलम। लेंथ मालूम करना है, उस टाइम पीरियड इज 1 सेकंड, टाइम पीरियड इसका क्या है 1 सेकंड, एंड व्हाट शुड बी इट्स फ्रीक्वेंसी, और इसकी फ्रीक्वेंसी भी मालूम करें। तो पहले तो फ्रीक्वेंसी बोलेंगे, फ्रीक्वेंसी बराबर है 1/t, तो टाइम कितना है 1 सेकंड, तो ये आ जाएगा 1 हर्ट्ज। टाइम पीरियड और फ्रीक्वेंसी का ये रिलेशन तो सबको पता होगा कि फ्रीक्वेंसी इक्वल टू 1/t, तो टाइम पीरियड 1 सेकंड है, तो फ्रीक्वेंसी भी आ जाएगी 1/1 1 हर्ट्ज। अब लेंथ मालूम करना है, तो टाइम पीरियड का फार्मूला है 2 pi L/g अंडर रूट। ये बताइए टाइम पीरियड क्या बने, यस, g के बने, यस, तो इसमें पुटिंग करेंगे लेंथ डन। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 आ जाए, a spring whose spring constant is 80 न्यूटन पर मीटर। स्प्रिंग कांस्टेंट कितना है 80 न्यूटन पर मीटर, दैट इज द स्प्रिंग कांस्टेंट। वर्टिकली सपोर्ट अ मास ऑफ 1 kg, मास जो है इसका है 1 kg, इज एट रेस्ट पोजीशन, फाइंड आउट द डिस्टेंस फ्रॉम द मास मस्ट बी पुल्ड डाउन। तो कह रहे कि इसका एम्पलीट्यूड मालूम करो, फाइंड द पोजीशन, फाइंड द डिस्टेंस बाय द मास फ्रॉम मस्ट बी पुल्ड डाउन, by which the mass must be pulled down। तो ये displacement मांग रहा है, मतलब एम्पलीट्यूड मांग रहा है, so that one being released it may pass the mean position with the velocity of 1 meter per second। ये कह रहा है, ये कह रहा है कि वेलोसिटी 1 मीटर पर सेकंड है, तो इस वेलोसिटी को मैं कहूंगा मैक्सिमम वेलोसिटी। क्यों मैक्सिमम वेलोसिटी, क्योंकि वो कह रहा है कि जब मास जो है ये मीन पोजीशन से पास हुआ तो ये उसकी वेलोसिटी है, मीन पोजीशन से जब पास हुआ तो ये इसकी वेलोसिटी है। तो मीन पोजीशन पर तो वेलोसिटी क्या होती है मैक्सिमम, हाँ मीन पोजीशन पर वेलोसिटी क्या होती है मैक्सिमम वेलोसिटी होती है, तो इस वजह से इसको मैंने कहा 1 मीटर पर सेकंड द मैक्सिमम वेलोसिटी। तो हमने इसका क्या मालूम करना है एम्पलीट्यूड, तो मैक्सिमम वेलोसिटी का इक्वेशन क्या है ओमेगा x नॉट, क्या इक्वेशन है ओमेगा x नॉट। अच्छा तो ये बताएं ओमेगा का क्या इक्वेशन है अंडर रूट k/m, इधर बोर्ड थोड़ा सा खराब है, अंडर रूट k/m। तो हमने क्या मालूम करना है, हमने क्या मालूम करना है x नॉट मालूम करना है, तो मैक्सिमम वेलोसिटी के बने यस, k के बने यस, मास के बने यस, तो इसमें जस्ट पुटिंग कर दें तो डिस्प्लेस एम्पलीट्यूड मालूम हो जाएगा। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, तो इसमें आ जाएगा 0.x0 आ जाएगा 0.11 मीटर, इधर से एम्पलीट्यूड मालूम हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 थोड़ा सा लेंथी क्वेश्चन है, इसलिए बोर्ड को मिटा देता हूँ, ये थोड़ा सा लेंथी क्वेश्चन है। अच्छा अच्छा
question number 9 and page number 246. Question number 9, page number 246. अच्छा, ये क्या कह रहे हैं? 800 ग्राम बॉडी वाइब्रेट्स सिंपल हार्मोनिक विद एम्पलीट्यूड ऑफ 0.30. ये कह रहे हैं कि मास है 800 ग्राम या 0.8 किलोग्राम इसको कहें. एम्पलीट्यूड गिवन है 0.3 मीटर एम्पलीट्यूड के साथ वाइब्रेट कर रहा है. द रिस्टोरिंग फोर्स इज गिवन कितना है? रिस्टोरिंग फोर्स है इसका 60 न्यूटन. तो कह रहे हैं कि डिस्प्लेसमेंट भी इतना है 0.30 मीटर. एम्पलीट्यूड भी इतना है, डिस्प्लेसमेंट भी इतना है. फाइंड आउट टाइम पीरियड, फाइंड आउट एक्सेलरेशन, फाइंड आउट वेलोसिटी when the displacement is 12 centimeter. Find out kinetic energy when the displacement is 12 centimeter. Find out potential energy when the displacement is 12 centimeter. अच्छा, हमने ये सारी चीजें मालूम कर दी. टाइम पीरियड, एक्सेलरेशन, वेलोसिटी और काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल, ये सारी चीजें मालूम करनी. तो देखें, तो पहले तो मैं के मालूम करता हूँ. क्यों? वैसे मजे के लिए. तो के की इक्वेशन है F by x. तो F कितना है? 60 न्यूटन और x कितना है? 0.30 गिवन है. तो इधर से आ जाएगा के की वैल्यू. के मालूम हुआ. क्यों मालूम किया? वैसे मजे के लिए मालूम किया. अच्छा, अब पहला क्वेश्चन उसका है टाइम पीरियड मालूम करो. तो टाइम पीरियड का क्या फार्मूला है? 2 पाई m by k अंडर रूट. तो अब बताओ, मास की वैल्यू है यस 0.8 किलोग्राम. के की वैल्यू है यस, आगे भी मालूम किया मैंने, क्या मजे के लिए, इसके लिए मालूम किया. अच्छा, तो के की वैल्यू है यस. तो टाइम पीरियड डन. टाइम पीरियड मालूम हुआ. अच्छा, टाइम पीरियड है 1.3 सेकंड. टाइम पीरियड मालूम हुआ 1.3 सेकंड. अब मालूम करना है क्या? एक्सेलरेशन. तो एक्सेलरेशन की क्या इक्वेशन है? एक्सेलरेशन की इक्वेशन है माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स. माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स. और ओमेगा स्क्वायर किसके बराबर है? ओमेगा स्क्वायर बराबर है k बाय m इंटू एक्स. तो k की वैल्यू है यस, मास की वैल्यू है यस, x की वैल्यू है यस. तो इसमें पुटिंग कर दें. तो एक्सेलरेशन मालूम हुआ 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर. तो एक्सेलरेशन मालूम हुआ 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर. अब हमें क्या मालूम करना है? वेलोसिटी. तो वेलोसिटी मालूम करते हैं. वेलोसिटी की इक्वेशन है ओमेगा अंडर रूट x नॉट स्क्वायर माइनस x स्क्वायर. तो ओमेगा की वैल्यू है k बाय m, x नॉट की वैल्यू है 0.30 और x की वैल्यू है 12 सेंटीमीटर. लेकिन वो सेंटीमीटर को मीटर में कर ले. अच्छा, तो सेंटीमीटर को मीटर में कर ले तो चलो यह जाएगा 0.12. वो सेंटीमीटर को मैंने मीटर में किया. k की वैल्यू है यस, मास की वैल्यू है यस. ये सारी पुटिंग कर दें तो वेलोसिटी मालूम हो गई कितनी है? 1.4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर ना, मीटर पर सेकंड. ये वेलोसिटी मालूम हो गई. अब हमने मालूम करनी है काइनेटिक एनर्जी. तो काइनेटिक एनर्जी किसके बराबर है? हाफ के x नॉट स्क्वायर माइनस x स्क्वायर. तो k की वैल्यू है यस, x नॉट की वैल्यू है यस, x की वैल्यू है यस. कितनी? 12 सेंटीमीटर. x की वैल्यू है 12 सेंटीमीटर. तो इसमें पुटिंग कर दें तो काइनेटिक एनर्जी मालूम हुआ. पोटेंशियल एनर्जी किसके बराबर है? हाफ के एक्स स्क्वायर. तो k की वैल्यू है यस, x की वैल्यू है यस, x की वैल्यू कितनी है? 12 सेंटीमीटर. तो इसमें पुटिंग करें तो पोटेंशियल एनर्जी टन मालूम. तो ये था न्यूमेरिकल नंबर 9. लास्ट न्यूमेरिकल है न्यूमेरिकल नंबर 10. लास्ट न्यूमेरिकल है न्यूमेरिकल नंबर 10. थोड़ी सी जगह सब कर लेता हूँ, इतना बड़ा तो नहीं है खैर, लेकिन क्या पता बड़ा हो जाए. अच्छा, अब वो कह रहे हैं न्यूमेरिकल नंबर 10 में फाइंड आउट एम्पलीट्यूड x नॉट, फाइंड आउट फ्रीक्वेंसी एंड फाइंड आउट टाइम पीरियड. तो फ्रीक्वेंसी मालूम हो जाए तो टाइम पीरियड में तो मसला नहीं है. ये तो फजूल बात है. If the equation of the position time is given by 2 सेकंड, टाइम जो है वो गिवन है 2 सेकंड,
फाइंड आउट डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट भी मालूम करें और इक्वेशन गिवन है डिस्प्लेसमेंट का क्या, x इज इक्वल टू 0.25 cos पाई बाई 8 इंटू टी। ये इसमें डिस्प्लेसमेंट गिवन है, इंस्टेंटेनियस डिस्प्लेसमेंट इसको कहते हैं, ये गिवन है। तो कह रहे कि ये सारी चीजें मालूम करें। तो अब इस तरह करें कि सबसे पहले ये जो गिवन इक्वेशन है इसको स्टैंडर्ड इक्वेशन के साथ कंपेयर करें। पहले कैमरा को देखते हैं कि सही है कि गलत है। हाँ सही है, गुजारा चल रहा है। तो जो गिवन इक्वेशन है ना, गिवन इक्वेशन, इस गिवन इक्वेशन को स्टैंडर्ड इक्वेशन के साथ क्या करें, कंपेयर। तो स्टैंडर्ड इक्वेशन हमारे पास x इक्वल टू x नॉट cos ऑफ ओमेगा t। तो मैंने गिवन इक्वेशन को स्टैंडर्ड इक्वेशन के साथ क्या किया, कंपेयर। अच्छा, तो अगर आप देख लें इधर है x नॉट और इधर है 0.25। x नॉट मालूम हुआ, x नॉट आ गया 0.25 मीटर, x नॉट मालूम, बिल्कुल करेक्ट। अगर आप इधर देख लें, इधर है t का कोएफिशिएंट पाई बाय 8, इधर t का कोएफिशिएंट ओमेगा, तो ओमेगा बराबर हुआ पाई बाय 8। ओमेगा मालूम हुआ कितना गया, ओमेगा आ गया पाई बाय 8 और ओमेगा बराबर है 2 पाई बाय t। तो पाई कैंसल, तो टाइम पीरियड मालूम हुआ 16 सेकंड, टाइम पीरियड मालूम हुआ। और जब टाइम पीरियड मालूम हो जाए तो फ्रीक्वेंसी तो आसान है, 1/t। फ्रीक्वेंसी किसके बराबर, 1/t। t कितना है, 16, तो 1/16 हर्ट्ज इज द फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी भी मालूम हो। अब हमें क्या मालूम करना है, डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्प्लेसमेंट के इक्वेशन क्या गिवन है, 0.25 cos पाई बाय 8 इंटू टी। ये डिस्प्लेसमेंट का इक्वेशन गिवन है। तो इसमें t गिवन है 2 सेकंड, टाइम कितना गिवन है, 2 सेकंड गिवन है, इंस्टेंटेनियस टाइम 2 सेकंड गिवन है। 2 सेकंड इधर पुट कर दो, ये आ जाएगा x इक्वल टू x नॉट 0.25 cos पाई बाय 8 इंटू 2 सेकंड। ये 2 और ये 8 कैंसिल हो जाएगा, तो ये आ जाएगा क्या, ये आ जाएगा 0.25 cos पाई बाय 4 और cos पाई बाय 4 का मतलब है 45 डिग्री और cos 45 बराबर होता है 0.707। तो ये आ जाएगा मल्टीप्लाई करें तो ये आ जाएगा 0.18 मीटर। That is the displacement, instantaneous displacement. Okay, that is the instantaneous displacement. This is all about numerical number 7. इंशाल्लाह समझ आ गया होगा चैप्टर नंबर 7 की MCQs थे और न्यूमेरिकल्स से इंशाल्लाह समझ आ गया होगा। तो फिर भी कोई मसला हुआ तो पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन में। ओके, टेक केयर, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।